हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल स्टैटिक। और हम आपके साथ में नए इनिशिएटिव्स हम लेकर ही आ रहे हैं कंटिन्यूसली। सो दिस इज़ अ न्यू इनिशिएटिव दैट इज़ विल बी डिस्कसिंग यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो भी पहले के सालों में क्वेश्चंस आए हैं हम उनको सब्जेक्ट वाइज विल डील विद देम। और आई होप आप बाकी के लेक्चर्स, मतलब ठीक है एंटरटेनमेंट वाले अपनी जगह चलते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें भी आप अपने कवर करते रहिए ताकि आपका सिलेबस भी साइड बाय साइड प्रिपेयर होता जाए, राइट। तो पहले से हम शुरू करते हैं ये फर्स्ट लेक्चर से। और प्लीज़ मैं आपको पहले ही बोल दूं कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, अच्छा ही लगेगा, आई एम टेकिंग द गारंटी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा इस लेक्चर को ताकि दूसरों का भी भला हो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो डू सब्सक्राइब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, विल स्टार्ट विथ एंशिएंट इंडिया, देन वील मूव ऑन टू ज्योग्राफी टुडे। ओके, तो the first question is, building Kalyan Mandapa was a notable feature in the temple construction in the kingdom of. Okay, तो जो कीवर्ड्स है ना वो मार्क करते जाए कीजिए। एंड व्हाट आई विल डू इज़ कि आप साथ में अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई विल गिव यू द आंसर्स अलोंग साइड, और आई विल गिव यू टाइम ऑफ लाइक 10 to 15 सेकेंड्स। तो आपको अगर आता है तो आप लिख लीजिए अपने पास में, नहीं आता है तो आप टाइम लेके अटेम्प्ट कर सकते हैं। और लास्ट में व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन, और जो भी आपके फाइनल मार्क्स बैठ रहे हैं लाइक यूपीएससी पैटर्न में +2 और -2/3, तो आप वो ऐड करके यू कैन टेल योर फाइनल स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो ये आपको अपनी परफॉर्मेंस भी ट्रैक करने में हेल्प करेगा। सो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं। कल्याण मंडप कहाँ का फीचर था? चालुक्य किंगडम, चंदेला किंगडम, राष्ट्रकूटा और विजयनगर। ठीक है, तो अभी आपको मैं 10 सेकेंड दे रही हूँ। जो भी बने आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। और एंशिएंट इंडिया वैसे ज़्यादा इसमें सोचना नहीं पड़ता है, तो आंसर देख लेते हैं। सो आंसर इज़ डी, दैट इज़ विजयनगर स्कूल। तो यहाँ पे क्या था कि एक से अब जैसे फर्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन लाइक देखा था, सर ने देखा था, सो ही वॉज एबल टू गेस इट ऑल्दो ही डिडंट नो। तो इसका मैं आपको बता दूं कि कल्याणम इन द साउथ इंडिया इज़ नोन फॉर शादी, राइट। एंड ही सेड कि मतलब विजयनगर जो था वो सबसे सदर्न मोस्ट था एज़ कम्पेयर टू द अदर किंगडम, सो दैट इज़ हाउ ही वॉज एबल टू कनेक्ट। तो कई बार ऐसे आपका मतलब तुक्का कह लो कि लग भी जाता है, मतलब थोड़ा कॉमन सेंस वाला होना चाहिए, एकदम ही बेवजह वाला नहीं होना चाहिए। सो उस तरीके से आप कई बार आप आंसर्स गेस भी कर सकते हो। तो विजयनगर स्कूल में एक से ज़्यादा मंडप रहते थे हर टेम्पल में। जो इसमें सेंट्रल मंडप रहता था इसको कहते थे कल्याण मंडपा। ठीक है, तो ये याद रखना कभी भी अगर क्वेश्चन आए, विजयनगर स्कूल का था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रेडिशन वर्सेस स्टेट, यानी आपको ट्रेडिशन बताया जाएगा, आपको बताना है कौन से स्टेट का है वो। फर्स्ट है चपचारकूट फेस्टिवल इन मिजोरम, खोंगजोम परबा बैलेड इन मणिपुर एंड थंगटा इन सिक्किम। तो आपको बताना है विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट। तो ऑप्शन है आपके 1 ओनली, 1 and 2, 3 ओनली, 2 and 3। टाइमिंग का अभी हम लोग इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आपका ये लेक्चर हम लोग को कंप्लीट भी करना है, वरना वहाँ पे ऐसा टाइमिंग का कोई रोल नहीं होता है। तो इट इज़ नॉट समथिंग लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टाइप, ठीक है ना। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है बी, 1 and 2, दैट इज चपचारकूट फेस्टिवल ऑफ मिजोरम एंड खोंगजोम परबा बैलेड ऑफ मणिपुर। तो ये जो खोंगजोम परबा बैलेड है ये एक पॉपुलर बैलेड जॉनर है, म्यूजिकल नरेशन होता है इसमें। किस चीज़ का होता है तो याद रखना, एक बैटल हुआ था ब्रिटिशर्स और मणिपुरीज के बीच में जिसमें मणिपुरीज ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया था। सो दिस इज़ नोन एज द बैटल ऑफ खोंगजोम। तो उसी को ही सेलिब्रेट करने के लिए ये कब हुआ था, ये हुआ था 1891 में। उसी को ही उसी के ऊपर बैलेड्स मनाए जाते हैं इसमें, खोंगजोम परबा बैलेड में। चपचारकूट जो है उसका लिटरल मीनिंग एक्चुअली में क्या होता है, ये ऐसा फेस्टिवल होता है जो तब किया जाता है जब, अब नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है झूमिंग अभी भी बहुत प्रिवेलेंट है, तो वहाँ पे जो बैम्बूज और ट्रीज होते हैं उनको वहाँ पे जब कट कर दिया जाता है तो उस जगह का ड्राई होने का वेट किया जाता है ताकि फिर उसे जलाया जा सके, यानी झूमिंग जो प्रैक्टिस होती है उसको किया जा सके। तो ये वो पीरियड होता है, इसको चपचारकूट कहते हैं। और इट इज़ सेलिब्रेटेड विद द एम ऑफ ब्रिंगिंग कैमराडरी, यानी कि थोड़ा भाईचारा और लाने के लिए लोगों के बीच में ये मनाया जाता है।
थांगटा जो फेस्टिवल है ये आपके पास में ऑप्शन था कि सिक्किम का, बट दिस इज़ अ एक्सक्लूसिव मार्शियल डांस फॉर्म है, याद रखना। मणिपुर का है, इसमें थंग का मतलब होता है स्वॉर्ड और ता का मतलब होता है स्पीयर, ठीक है, थंगटा। तो ये मार्शल है, उसके मीनिंग से ही समझ में आ रहा है, मार्शल डांस फॉर्म है और कहाँ का है, मणिपुर का है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द ककटिया किंगडम। ककटिया किंगडम में इनमें से कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था? ऑप्शन है आपके ककीनाडा, मोतुपल्ली, मछलीपट्टनम और मसूलीपट्टनम और नेलुरु। ये क्वेश्चन अगर आपको बहुत कंफर्म आता है तभी ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, वरना नहीं करने चाहिए। आप अटेम्प्ट कीजिए, मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूँ। मतलब आपने एकदम शॉर्ट अगर कहीं पे रीड किया है तभी आप कीजिएगा, वरना बेवजह इसमें तुक्का नहीं लगाना चाहिए। ओके, आंसर देख लेते हैं। तो आंसर इज मोतुपल्ली। तो काकटिया की वजह से आप काकीनाडा सोच सकते हो, या मसूलीपट्टनम इज क्वाइट फेमस, ठीक है, तो या नेलुरु इज इन द आंध्रा रीजन, तो आप कुछ भी सोच सकते हो, बट आंसर इज मोतुपल्ली। और ये कैसे पता चला है? क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल ककटिया रूलर थे गणपति, एंड उनके टाइम पे कई सारे फॉरेन मर्चेंट्स आते थे, सो दे विजिटेड इन द कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में, ये मोतुपल्ली सी पोर्ट है, वहाँ से आते थे। इवन मार्को पोलो पास्ड थ्रू दिस पोर्ट ओनली, और फिर उन्होंने ककटिया किंगडम का जो भी अपने ट्रैवलॉग में वहाँ की वेल्थ का काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। अदर थिंग्स अबाउट ककटिया किंगडम, याद रखना कैपिटल जो था वो वारंगल में था, एंड ककटियाज वर आंध्रा डायनेस्टी जो कि 12th सेंचुरी में थी, ठीक है, तो 12th सेंचुरी में थी, कैपिटल वारंगल था, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर मैंने आपको बताया गणपति, और अब आपको पता भी चल गया है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के बारे में और साथ में मोतुपल्ली के बारे में, एंड ऑल्सो दैट मार्को पोलो हैड मेंशन्ड इट इन हिज ट्रैवलॉग, है ना। तो कई सारी चीज़ें आपको इन डिस्कशन में ये भी पता चल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म एंड डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे आपको पेयर्स दी गए, टर्म बताया गया है और उसका क्या मतलब है वो बताया गया है, तो आपको बताना है कौन सा सही तरीके से मैच्ड है। सो कीवर्ड्स जैसे देखा करो, अपने यहाँ पे दिया है विच ऑफ द पेयर्स गिवन इज और आर करेक्टली मैच्ड। ओके, ये चीज़ पहले देख लिया करो ताकि अगर एलिमिनेट करना है तो कर सको। सो एरीपति, this was the land revenue which was set apart for the maintenance of the village tank. Then tanures, that is the villages donated to a single brahmin or a group of brahmins, और घटिकास, that is the colleges generally attached to the temples. अब आपको सही जवाब देना है, ऑप्शन से आपके 1 and 2, 3 ओनली, 2 and 3 या 1 and 3। अगर आपको इनमें से एक आध भी पता है तो आप चाहें तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं। सो द आंसर इज डी, 1 and 3, ठीक है। घटिकास हो सकता है आप में से कई लोग ने सुना हो, तो एक आप मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं फिर इस क्वेश्चन को, है ना। अगर मतलब 3 आपको पता चल जाए और एरीपति का भी किसी चीज़ का नॉलेज हो तो आप कर सकते हो। तो तन्यूर्स क्या थे? तन्यूर्स गलत था हमारा इसमें कि देवर द लैंड्स गिवन टू ब्राह्मण्स। एक्चुअली जो लैंड दिए जाते थे ब्राह्मण्स को, देवर नोन एज ब्रह्मदेय, ठीक है, ये चोलास के अंदर था ये पूरा। तो ब्रह्मदेय दिया जाता था, ये बड़ा यूनिट होता था, और इसके अंदर तन्यूर जो होते थे ये डिस्टिंक्ट रेवेन्यू यूनिट्स होते थे, तो रेवेन्यू के यूनिट्स इसमें होते थे चोलास के अंदर, इसको तन्यूर कहते थे। घटिकास क्या होते थे? ये कॉलेजेस या फिर सेंटर्स होते थे ऑफ हाई लर्निंग, ये साउथ इंडिया में थे और ये टेम्पल्स में खासकर रहते थे। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट घटिका याद रखना कांची में था। ओके, घटिका कांची, प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन एरीपति या फिर इसको टैंक लैंड भी कहा जाता है, ये केवल साउथ इंडिया में जाना जाता था और ये लैंड इंडिविजुअल्स ही डोनेट करते थे। तो विलेज टैंक के ऊपर जो मतलब बहुत ज़्यादा निर्भरता रहती थी इरिगेशन के लिए, तो उसका हमको पता चलता है कि ये लैंड मतलब इसलिए इतना इंपॉर्टेंट रहते थे कि पूरा इरिगेशन विलेज टैंक से होता था, ठीक है। सो एरीपति वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। कई बार क्या होता है यूपीएससी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप देखेंगे, तो इसलिए आपको इसलिए ये सारी चीज़ें रिवाइज करवाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज मेड अर्लीस्ट। आपने अगर एक भी बार हिस्ट्री पढ़ी तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होना चाहिए आपके लिए। ऑप्शन आर ए लिंगराजा टेम्पल एट भुवनेश्वर, बी रॉक कट टेम्पल एट धौली, सी रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, और डी वराहा इमेज एट उदयगिरी। अटेम्प्ट कर लीजिए और प्लीज़ ये क्वेश्चन तो हो सके तो सभी अटेम्प्ट कीजिएगा।
ठीक है, इसका सही जवाब देख लेते हैं। तो द आंसर इज रॉक कट एलिफेंट एट धौली, और ये अशोका की रेन में बनाया गया था इन 250 BC। अब लिंगराज टेम्पल जो है वो भुवनेश्वर में है, एंड इट वाज बिल्ट बाय ययाति, और इनका नाम कई जगहों पे जजाति भी है। सो दिस वाज इन 11th सेंचुरी एक्चुअली, ये याद रखना, इसको शुरू किया था, एंड इट वाज बिल्ट बेसिकली बाय 2 डायनेस्टीज। ठीक है, तो एक थी सोमवंशी ने इसको स्टार्ट किया था, सोमवंशी रूलर थे। ठीक है, और उसके बाद में इसको कंप्लीट किया था गंगा रूलर्स ने किया था। एंड दिस इज़ अ कलिंगा आर्किटेक्चर, तो याद रखना। एंड जो रॉक कट मॉन्यूमेंट्स है महाबलीपुरम के, तो ये 7th-8th सेंचुरी में बनाए गए थे ड्यूरिंग पल्लवास, ये तो आपको ज़्यादातर लोगों को पता होगा। एंड वराहा इमेज एट उदयगिरी वॉज बिल्ट बाय चंद्रगुप्त II ऑफ गुप्ता एम्पायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का सेक्शन हो गया। अब ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो योर क्वेश्चन इज व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट। तो इसके ऑप्शंस हैं क्लाउड्स एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस, बी है क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ्स रेडिएशन, सी है द अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स, डी है क्लाउड्स डिफेक्ट द ब्लोइंग विंड टू ग्राउंड लेवल। तो ड्यू ड्रॉप्स क्यों नहीं फॉर्म होते हैं क्लाउडी नाइट में? तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है कि वो रेडिएशन जो अर्थ की सरफेस से निकलती है क्लाउड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकंड ऑप्शन है कि उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। थर्ड ऑप्शन है कि अर्थ की सरफेस जो है उसका लो टेम्परेचर हो जाता है क्लाउडी नाइट पे, इसलिए नहीं होता है। और डी है कि क्लाउड्स जो है वो ब्लोइंग विंड को डिफेक्ट कर देते हैं ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, अब इसका आंसर मैं बता देती हूँ। तो इसका आंसर है बी, दैट इज क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन। तो आपको ये आंसर पता होने के लिए कि रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, ये पता होना चाहिए कि ड्यू फॉर्मेशन की फेवरेबल वेदर एलिमेंट्स क्या हैं। तो ड्यू बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन, है ना। तो कंडेंसेशन कब होगा? जब एक तो क्लियर स्काइज वहाँ पे होना चाहिए, लाइट विंड की बहुत तेज़ हवा ना चले, और तीसरा वहाँ पे मॉइस्चर होना चाहिए, तो डिसेंट सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, तो अब क्लियर स्काई से क्या होता है? जब क्लियर स्काइज होता है तो जो अर्थ की रेडिएशन है, जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, वो सबसे ज़्यादा रिलीज हो जाती है। तो अर्थ की जो मतलब एक तरीके से गर्मी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, तो इट बिकम्स अ कंडीशन फॉर कंडेंसेशन, है ना। और क्लाउडी स्काइज क्या करते हैं कि ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, दे डू एब्जॉर्ब अ बिट, बट एब्जॉर्प्शन इज नॉट द रीजन वाई ड्यू फॉर्मेशन इज नॉट देयर, इट इज़ बिकॉज दे रिफ्लेक्ट। वापस जब वो लॉन्ग वेव रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं सरफेस पे, तो वापस अर्थ की कूलिंग जो है वो घट जाती है। ओके, सो डू रिमेंबर दिस कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हर कुछ मिलियन ईयर्स में रिवर्स हुई है। सेकेंड है व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4,000 मिलियन ईयर्स अगो, उस टाइम पे 54% ऑक्सीजन था और बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। थर्ड स्टेटमेंट है कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट हुए, दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। उन्होंने फिर एटमॉस्फेयर के अर्ली एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई किया, है ना। और अब आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट इज और करेक्ट। दिस इज द कीवर्ड, प्लीज। कई बार नॉट करेक्ट होता है तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। तो आपके ऑप्शंस हैं A 1 ओनली, B 2 and 3, C 1 and 3 और D 1 2 and 3। इसको थोड़ा सा अगर आप सोचो और आपको पता हो कि एटमॉस्फेयर कैसे इवॉल्व हुआ है, तो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर बता देती हूँ मैं आपको इसका। तो द आंसर इज A, यानी 1 ओनली। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिवर्स हुई है हर कुछ मिलियन ईयर्स में। इसका यही हमारा एविडेंस भी होता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो उसमें ये थ्योरी रहती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसकी डिटेल नहीं बता रही हूँ, बट दिस थिंग इज़ ट्रू। एंड अब जो 3 स्टेजेस हैं जिसमें अर्थ की प्रेजेंट एटमॉस्फेयर इवॉल्व हुई है, वो क्या है? सबसे पहली स्टेज में जो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेरिक गैसेस थी उनका इरोजन हुआ। ये हर प्लैनेट के लिए सच है, क्योंकि जो सोलर विंड्स थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने जो प्राइमोर्डियल गैसेस थी उसको पूरा इरोड कर दिया। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि जो अंदर से जो मॉल्टन मैटर निकल रहा था उसके साथ में स्टीम और वाटर वेपर निकला, एंड दिस contributed to the development of the atmosphere। और इसके बाद में
जो स्ट्रक्चर था एटमॉस्फेयर का, इट वाज मॉडिफाइड बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द बायोस्फीयर। आप बोलोगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थे स्टार्टिंग में दे वर मेनली एनाएरोबिक, और वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए थे, बट दे वर नॉट केपेबल इनफ टू मॉडिफाई, ठीक है। तो लाइफ फॉर्म्स इससे पहले एनाएरोबिक थे और वो 2000 मिलियन ईयर्स अगो थे। दे वर द फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म्स एंड इट वॉज बियॉन्ड देयर कैपेसिटी कि वो अर्ली एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई कर सकें, क्योंकि वो ऑक्सीजन उस टाइम पे सिंथेसाइज नहीं कर सकते थे, राइट, एनाएरोबिक थे। तो अर्ली एटमॉस्फेयर में क्या था बेसिकली, इट हैड बेसिकली मेनली इट वाज वाटर वेपर, देन देयर वाज नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओके। मैंने आपको बताया ना कि अंदर से पूरा जो मॉल्टन मैटर निकल रहा था, तो दैट इज वाई कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन था, अमोनिया था एंड वेरी लिटिल फ्री ऑक्सीजन, सो देयर वाज नो प्रॉपर एटमॉस्फेयर, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन ओशियन डायपोल IOD समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज़, जब भी इंडियन मानसून का फोरकास्ट किया जाता है, वाइल फोरकास्टिंग इंडियन मानसून, तो आपको बताना है उससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट है IOD फिनोमेना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो वेस्टर्न इंडियन ओशन और ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के सी सरफेस टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उससे IOD डिटर्मिन होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इट कैन इन्फ्लुएंस एंड अल्निनोज इम्पैक्ट ऑन द मानसून, अल्निनो के इम्पैक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आपको फिर से करेक्ट आंसर बताना है। तो आपके ऑप्शन हैं A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2 और D नाइदर 1 नॉर 2। अगर आपको पता है, वैसे इजी क्वेश्चन है तो कॉमन सेंस वाला है, आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। आई वुड से आंसर बता देती हूँ, अगर आपको टाइम कम लगे आप पॉज करके भी आराम से आंसर अपने पास लिख सकते हैं एंड यू कैन कंटिन्यू विद द वीडियो। तो इसका आंसर है B 2 ओनली। 1 क्यों नहीं है, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि ये है आपका सपोज इंडियन ओशन, ठीक है, ये आपका यहाँ पे इंडिया हो गया, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड यहाँ पे आपका फिर पैसिफिक ओशन के बाद में आपका ये हो गया साउथ अमेरिका, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, राइट। तो अब ये कह रहा था, स्टेटमेंट क्या था कि जो आपका ये इंडियन ओशन है और ये पैसिफिक ओशन है, तो इंडियन ओशन का वेस्टर्न साइड और पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न साइड, इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट डिटरमाइंस IOD। तो ये चीज़ जो होती है ये आपकी अल्नीनो में होती है, जिससे अल्नीनो मैनेज होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों ओशियंस का सी सरफेस टेम्परेचर देखा जाता है, लेकिन इंडियन ओशियन डायपोल कह रहा है तो उसी के नाम में क्लियर है, इट इज टॉकिंग अबाउट इंडियन ओशन। सो इसमें क्या होता है, इट इज एन इवेंट इन विच द वेस्टर्न इंडियन ओशन बिकम्स ऑल्टरनेटिवली वार्मर, पहले वार्मर और उसके बाद में कोल्डर होता है एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन। तो वो इंडियन ओशन के बीच में ही ये चीज़ ऑल्टरनेट होती रहती है, दैट इज वाई इट इज इंडियन ओशन डायपोल, ठीक है। अब क्या होता है कि जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल होता है तो उससे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मानसून्स आते हैं, जिसको कहा जाता है एक्टिव मानसून डेज। व्हाट इज एक्टिव मानसून? व्हेन इट इज जो रेनफॉल होती है इट इज अबव नॉर्मल, ओके। और नेगेटिव IOD जब होता है तो उसमें क्या होता है कि लेस रेनफॉल होती है एंड मोर मानसून ब्रेक डेज, ठीक है। तो एक्टिव डेज और ब्रेक डेज भी कंसेप्ट याद रखना। तो ब्रेक डेज क्या होते हैं? व्हेन देयर इज नो रेनफॉल। तो इस वजह से क्या होता है कि IOD जो होता है वो अल्नीनो के इम्पैक्ट को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आपको ये IOD का कंसेप्ट भी इसमें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरी और ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र? ऑप्शन है दिबांग, कामेंग और लोहित। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर पता है तो फटाक से कर सकते हो। सही आंसर आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है A 1 ओनली, B 2 and 3, C 1 and 3 और D 1 2 and 3। जल्दी से इसको लगा लो, इसके बाद में आपका एक ही क्वेश्चन बचता है, ओके। तो देख लेते हैं इसका आंसर। आंसर इज D, दैट ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे आपको कुछ ट्रिब्यूटरीज दिख भी रही होंगी, ठीक है ना। देयर इज कोपली, धनसिरी, सुबनसिरी, यहाँ से ये आपकी दिबांग दिख रही है, लोहित है, सियांग इज ब्रह्मपुत्र ओनली, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के यहाँ से एंटर करती है, ठीक है ना। तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो हैं दिबांग और सिकांग कहते हैं जिसको, एंड लोहित। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है आपकी सुबनसिरी हो गई, देयर इज कामेंग ऑल्सो ओवर हियर
एंड देर इज़ मानस एंड संकोश। ओके, तो आप इसका और क्लियर मैप देख सकते हो जहाँ पे आपको ये कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा इफ़ यू नो वेयर डू दीज ट्रिब्यूटरीज मीट ब्रह्मपुत्र, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इट इज़ द क्वेश्चन इज व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट। ठीक है, तो आपको पता है ना, जैसे जो भी मतलब अटलांटिक ओशन वाला भी जो रीजन है और आपका इधर पे पैसिफिक वाला भी जो रीजन है इंडियन ओशन वाला, तो वहाँ पे नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में करंट्स बटे हुए हैं। सो और उसमें बीच में जो चलता है वो इक्वेटोरियल एक तो करंट चलता है, जैसे ऊपर से नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट, साउथ से सदर्न इक्वेटोरियल करंट आता है, बट देयर इज़ अ ईस्टर्न फ्लो ऑफ काउंटर करंट, इक्वेटोरियल काउंटर करंट। तो आपको उसका रीजन बताना है। योर ऑप्शंस आर ए अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, बी कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट्स, C difference in salinity of water, और D occurrence of the belt of calm near the equator। अटेम्प्ट कीजिए आप, मैं आपको उसका आंसर अभी बता देती हूँ। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B, दैट इज़ कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट्स। तो जो ये दोनों करंट आते हैं, तो ये यूपीएससी के आंसर की के हिसाब से है, एंड फ्यू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल दे हैव मेंशन कि अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है, कि कोरोलिस वगैरह लगने की वजह से ये इस तरफ जाता है, और ये मेन रीज़न है। एंड सम हैव इवन सेड दैट अकरेंस ऑफ द बेल्ट ऑफ काम, जो डोलड्रम होता है इक्वेटर के पास में, उसकी वजह से ये ईस्टवर्ड फ्लो होता है। बट हम यूपीएससी के हिसाब से जाएंगे, और कभी अगर फ्यूचर में क्वेश्चन आता है आपको इसलिए क्वेश्चन बताया गया है, तो यही आंसर रहेगा कि जो दो इक्वेटोरियल करंट है, मे बी द रीजन इज कि द वाटर पाइल्स अप ओवर हियर एंड दैट इज वाई इट देन फ्लोज इन द काउंटर डायरेक्शन इन द ईस्टवर्ड। ठीक है, सैलिनिटी नहीं हो सकता बिकॉज सैलिनिटी इज नेवर द रीजन फॉर द हॉरिजॉन्टल करंट फ्लो। वर्टिकल जो भी करंट फ्लो होता है वो सैलिनिटी की वजह से होता है। ठीक है ना, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। सो दैट इज इट विद द वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल डू सब्सक्राइब। और इस तरीके के आगे वीडियोज़ आते रहेंगे। सो कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।